गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं पन्नाराम बावरी CUET 2024 से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम स्टडी करेंगे प्रथम चैप्टर के, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उससे प्रथम चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधा ही हम टॉपिक पे आएंगे, पाठ्यक्रम हम शुरू करेंगे। तो हमारे सामने आ रहा है चैलेंजेज ऑफ ए नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका तात्पर्य क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, देश की आज़ादी के साथ ही दो तरह की बातें थी, एक खुशी और एक गम। क्योंकि देश की आज़ादी के साथ में एक घटना और घटित हो गई। देश का जो विभाजन होना था, वो विभाजन होने के लिए मुस्लिम लीग लगातार प्रयास कर रही थी और काफ़ी हद तक वो सफल भी होगी। तो हम चर्चा करेंगे देश की जो आज़ादी है, आज़ादी के साथ ही जैसे ही हमारे को डेमोक्रेसी मिली, आज़ादी मिलते ही हमारे सामने अनेक प्रकार की ऐसी चुनौतियाँ आ गई जो हमारे को ये समझा रही है कि हमारे को नेशन को कैसे बिल्डअप करना है, नए तरीके से हमारे को देश को कैसे निर्मित करना है। हम बात करेंगे यहाँ पर तीन चुनौतियों की। प्रथम जो चुनौती है, एकता और अखंडता की चुनौती। एकता और अखंडता की चुनौती। दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना। तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास। तीन प्रकार के चैलेंजेस थे हमारे नेशन के सामने। इनका हम जिक्र करेंगे जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष संबोधन करते हुए संविधान सभा का एक सत्र बुलाया था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और उन्होंने अपने एक भाषण के माध्यम से इन तीनों ही चुनौतियों से जूझने के लिए, इनका सामना करने के लिए और नेशन को बिल्डअप करने के लिए उसने संविधान सभा के सदस्यों को बताया कि किस तरह से हमारे को इस देश को आगे लेके जाना है। अब हम चर्चा करते हैं एकता और अखंडता की चुनौती। इसका तात्पर्य है कि हमारे को इस देश को एक कैसे रखना है, अखंड कैसे रखना है, इसकी अखंडता को हमको बरकरार कैसे रखना है। लोकतंत्र की स्थापना, देश इतना बड़ा था, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, तो हमारे को डेमोक्रेसी किस प्रकार से स्थापित करनी है। और उसके बाद आता है समानता पर आधारित विकास। जो डेवलपमेंट होना है, उस डेवलपमेंट को हमें इस प्रकार से करें कि प्रत्येक वर्ग उसमें शामिल हो, हर वर्ग की हम क्या रखें, ख्याल रखें। ये तीनों ही बातें हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे को जो पहला चैप्टर है उसमें एकता और अखंडता के बारे में पढ़ता है, दूसरे अध्याय में आएगा लोकतंत्र के बारे में, तीसरे अध्याय में आएगा समानता पर जो आधारित विकास है, जो नियोजित विकास है। अब हम चर्चा करते हैं एकता एवं अखंडता की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। आओ चर्चा करते हैं विभाजन से उत्पन्न चुनौती, देशी रियासतों का एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। विभाजन से उत्पन्न चुनौती, इसका तात्पर्य क्या है कि देश का विभाजन हो गया था और विभाजन से हमारे सामने नई नई चुनौतियां आ रही थी। देशी रियासतों का एकीकरण, इसका मतलब था कि उस समय भारत में 565 ऐसी रियासतें थी जहां पर सीधा राजाओं का शासन था। तो उन रियासतों का एकीकरण करना, उनको भारतीय संघ में मिलाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। इसका तात्पर्य है कि जो देश का विभाजन हुआ, विभाजन के साथ ही हमारे को जो नए राज्य बन रहे थे, भाषा के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर, अन्य आधार पर जो राज्यों की मांगे हो रही थी, उन मांगों को किस प्रकार से हमारे को बिल्डअप करना है, आओ हम जानते हैं। तो आजाद भारत यानी भारत की आजादी, 14 अगस्त 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, उस मध्य रात्रि को हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण की। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक भाषण दिया, एक प्रसिद्ध भाषण है। उस भाषण का आपको विषय पूछा जाता है और CUET में यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं कि जो भाषण दिया नेहरू जी ने, उसका विषय क्या था। विषय था भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसका तात्पर्य है कि हम अपने देश की किस्मत खुद लिखेंगे। CUET में आपके MCQ, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से अच्छे अच्छे आपके सवाल बन रहे हैं कि संविधान सभा का जो विशेष सत्र हुआ, उसको किसने संबोधित किया। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू जी है। उन्होंने जो भाषण दिया, उस प्रसिद्ध भाषण का
विषय क्या है, तो विषय हो जाएगा भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसके बाद में दो बातें ऐसी थी, उन दोनों ही बातों पर हर किसी की सहमति थी, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो। वो दो बातें कौन कौन सी थी? लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, और दूसरी बात कौन सी कि सरकार का उद्देश्य है, पर्पज है, वो क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का विकास, हर किसी का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। इन दो बातों पर हर किसी की क्या बन रही थी? सहमति बन रही थी। मैं आपको पाठ्यक्रम से भटकाऊंगा नहीं, आपको दूर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? CUET में राजनीति विज्ञान से आपके टोटल 50 प्रश्न आते हैं, 50 में से आपको 40 करने पड़ते हैं, और प्रत्येक प्रश्न की हम बात करें तो 5 अंक का है। इसका मतलब है 200 नंबर का पेपर है राजनीति विज्ञान का आता है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आपके -1 नंबर आपका क्या हो जाता है? कट जाता है। तो आपको 40 में से 40 प्रश्न हमारे कैसे सही हो, इसके लिए हमारे को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लगातार जिस प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। अब बातें करते हैं भारत की जो आजादी थी, उस आजादी में या आजादी के साथ ही नेहरू का भाषण का विषय क्या था, तो हमने भाषण का विषय देख लिया। अब देखो, इतना ही नहीं था, आजादी मिल गई। आजादी के साथ में एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने आई थी, पार्टीशन की, विभाजन की। और वो जो विभाजन हुआ, उस विभाजन का मुख्य कारण क्या था, हम कारण की यहाँ पर चर्चा करेंगे। टॉपिक दिया गया है टू नेशन थ्योरी, इसका मतलब है द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये क्या था? टू नेशन थ्योरी क्या था? हमें टॉपिक में मिल रहा है विभाजन का मुख्य कारण क्या है? धर्म है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, और मुसलमान समुदाय के एक बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जो अंतिम समय तक इस बात पे अड़े रहे कि हमारे को देश का क्या चाहिए? विभाजन चाहिए। और विभाजन का प्रमुख उन्होंने जो कारण दिया, वो दिया कि भारत में 2 प्रकार की कौम रहती है, हिंदू और मुसलमान। इसलिए किसी भी दशा में क्या होना चाहिए? देश का विभाजन होना चाहिए। क्योंकि 1 साल पहले की बात है, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम समुदाय ने या मुस्लिम लीग ने एक दिन मनाया था, जिसको मौलाना अबुल कलाम ने उसको काला दिवस कहा था। सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। और उस दिन के साथ ही हमारे को ये पता चल गया कि कहीं न कहीं जब देश आजाद भी हो जाएगा तो मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग लगातार प्रयास कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, हमारे को देश का क्या चाहिए? हमारे को पार्टीशन चाहिए, हमारे को मुसलमानों के लिए अलग प्रांत चाहिए। तो हम उसी प्रांत की बात कर रहे हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत को देने वाले या प्रतिपादक कौन थे? तो हम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े नेता थे। कौन सी पार्टी की अगुवाई कर रहे थे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का विभाजन कब हुआ था? 1906। यहां से क्या आपका बढ़िया प्रश्न बन सकता है? क्या क्वेश्चन वहां से बन सकता है? तो आपको पूछा जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत का संबंध किससे है? विभाजन से है। इसको कौन सी लीग ने दिया? मुस्लिम लीग ने दिया। और इस लीग ने एक दिवस मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उस दिवस की चर्चा करते हैं 16 अगस्त 1946। अब तक हमारे सामने एक एक नंबर के बहुत बढ़िया प्रश्न आ गए कि देश को संबोधित किया था विशेष संविधान सभा का जो सत्र हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, उस भाषण का विषय क्या था? तो आपका जवाब आएगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या फिर भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। इसका मतलब क्या है? हम अपने देश की किस्मत खुद लिखने जा रहे हैं। देश की आजादी के साथ ही बहुत प्रकार की चुनौतियां जुड़ी। कौन कौन सी चुनौतियां थी? हमने चर्चा करी थी। 3 चुनौतियां प्रमुख थी। कौन सी? एकता और अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती, या फिर जो आपका विकास है, समानता के आधार पर विकास होना चाहिए। इनकी हमने चर्चा कर ली। यहाँ से आपको बढ़िया प्रश्न मिल सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चुनौती थी या कौन कौन सी चुनौती थी जो आजाद भारत के सामने आई थी। तो आपको उन सभी बातों को अध्ययन करके और आपको बढ़िया से विकल्प का चयन करके जवाब देना है। आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सवाल बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमने देख लिया, उनका भाषण देख लिया। उसके बाद में देश के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार कारक है, जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हमने देखा कौन सा फैक्टर था? टू नेशन थ्योरी। किसने दी थी ये थ्योरी? ये सिद्धांत दिया था आपके मुस्लिम लीग ने। बड़े नेता कौन थे मुसलमान समुदाय के? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आप मैप में देख पा रहे हो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े दिख रहे हैं आपको। अब देखो, देश का विभाजन तो हुआ लेकिन पाकिस्तान भी एकजुट नहीं हो पाया। वो भौगोलिक उसका जो खंड था, जो उसकी ज्योग्राफिकल जो उसकी पोजीशन थी, वो हम ऐसे मान सकते हैं कि विभाजन का आधार हमने पढ़ा था, विभाजन का आधार था हमारे धर्म। अब देखो,
जब विभाजन हो रहा था तो बातें ऐसी हो रही थी कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, वो जो बहुसंख्यक इलाका होगा, वो उसमें कौन लोग बसेंगे? मुसलमान बसेंगे। लेकिन भारत का कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां पे बड़ी संख्या में मुसलमान हो। हाँ, इस क्षेत्र में मुसलमान थे, इस क्षेत्र में मुसलमान थे। अब देखो, बड़े वाले बीच वाले भूभाग को नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति किस में नहीं जाना चाह रहा था? पाकिस्तान में नहीं मिलना चाह रहा था। इसका हम शानदार एग्जाम्पल देखेंगे। यहीं से आपका सवाल बन रहा है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से? कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के ऐसे कौन से नेता थे जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे और जिन्होंने अंतिम समय तक किसका विरोध किया था? पार्टीशन का, विभाजन का, कि देश का विभाजन किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कौन से सिद्धांत की आलोचना करी थी या विरोध किया था? तो हम कह सकते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। अंत समय तक उन्होंने क्या किया था? इस बात का क्या किया था? विरोध किया था। आप मैप में देख पा रहे हो कि उसी का परिणाम हमारे को क्या देखने को मिला? पश्चिम पाकिस्तान और इधर है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश बन गया था। क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था। तो यहां से क्या क्या आपके सवाल बन रहे हैं? यहां से आप क्या आएगा? आप ये बताओ कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के ऐसे कौन से नेता थे जिनका संबंध द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध से हैं? तो हमारे को जवाब क्या देना है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। कम से कम 7 से 8 सवाल हमने यहां से अभी तक हमने देख लिए। आगे चर्चा करते हैं। रिजल्ट्स ऑफ ए पार्टीशन, यानी विभाजन के क्या क्या परिणाम देखने को मिले। हम अगर पॉइंट में देखें, बिंदुवार अगर हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या आ गई। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। या जो संपदा थी, कौन सी संपदा? जो वित्तीय संपदा थी, उसका बंटवारा हमारे को हुआ। और सबसे बड़ी जो चैलेंज या सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे को देखने को मिली, वो थी शरणार्थी लोगों की समस्याएं। आपको पता होगा, लगभग आंकड़े बताते हैं कि 80 लाख लोग क्या हो गए थे? विस्थापित हो गए थे। उनको पता ही नहीं था जब विभाजन हुआ कि हम पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। तो इन चारों ही पॉइंट को आपको पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में कि इनमें से कौन कौन सी समस्या थी या कौन कौन सा परिणाम ऐसा था तो विभाजन के कारण पैदा हुआ था। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसा मानव क्रियाकलाप जिसकी वजह से हमारे को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? विस्थापित हो गए थे। क्योंकि ये जो विस्थापन था कैसा था? अनियोजित था और साथ में कैसा था? हिंसक था। इसका मतलब क्या है? 2-3 ऐसे शहर थे, अमृतसर है, लाहौर है और कलकत्ता है, सबसे ज्यादा ना चपेट में आए, जहां पर बड़ी मात्रा में लोगों के साथ में अत्याचार हुए, हिंसा हुई, मारपीट हुई। हम बात करते हैं पंजाब की, बंगाल की, अमृतसर की, लाहौर की, चाहे कलकत्ता की, ये सारे के सारे देश क्या झेल रहे थे? ये सारे के सारे देश हिंसा झेल रहे थे। बच्चे और महिलाएं, बच्चे और बच्चों को या महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, जबरदस्ती उनके साथ में यौन शोषण किया गया। या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो कौन सा था? बच्चे और महिलाएं थी। उसके बाद हमारे को देखने को मिल रहा है वित्तीय संपदा का बंटवारा। यहाँ तक कि टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, टाइपराइटर हो, चाहे रेलवे कर्मचारी हो या अन्य जो सरकारी कर्मचारी है, मानव संसाधन का बंटवारा हो रहा है। तो आप सोच के चलो जब तक भौतिक चीजें बनती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पे मानव संसाधनों का बंटवारा हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि जो विभाजन था बड़ा त्रासदी वाला था, हिंसक था, या इसका जो परिणाम था ये लोगों के जहन में एक डर पैदा करने वाला था। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। पल भर में लोग शरणार्थी बन गए। सोचो आप, विदेशी बन गए। कोई आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अल्पसंख्यक है, दूसरे देश में है, जैसे मान लो कि पाकिस्तान में है, उसको जबरदस्ती आना पड़ा, भारत की सीमा में आना पड़ा, तो यहाँ भारत के लिए वो क्या बन गया? शरणार्थी बन गया, यानी वो रिफ्यूजी बन गया। तो समस्या क्या क्या थी या क्या क्या परिणाम थे पार्टीशन के? रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन हम चर्चा करते हैं। विस्थापन है, बच्चे और महिलाओं को परेशान किया गया, वित्तीय संपदा का बंटवारा किया गया, या फिर शरणार्थियों की समस्याएं सबसे बढ़ चढ़ करती। सवाल ऐसा आ सकता है कि इनमें से पार्टीशन का परिणाम कौन सा नहीं था, या पार्टीशन या कह सकते हैं कि विभाजन के परिणाम में क्या क्या थे। अगला टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। हमने पढ़ा
कि एकता और अखंडता की जो चुनौती थी, उसमें पहली चुनौती हमने पढ़ी विभाजन की चुनौती, या विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याएं, उनको हमने जाना था। विभाजन से क्या क्या परिणाम देखने को मिले, दो राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान। जिम्मेदार कारक कौन सा था? मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत। बड़े नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने भारत को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चले, अच्छे से चले, उन्होंने भारत को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ऐसा था जहां पर उनका डायरेक्ट शासन था, उस डायरेक्ट शासन को हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत। कौन से प्रांत है? जहां पर उनका सीधा नियंत्रण था। और एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर राजा महाराजाओं को छूट दी गई थी, उनको रियायतें दी गई थी, तो उनका नाम है देसी रियासतें, या देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स। तो यहां से बढ़िया सवाल आता है आपके CUET में कि आप ये बताओ कि भारत में आजादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो हमारे को जवाब क्या देना है? आपको ऑप्शन मिलेगा 562, 563, 64 या 65। आपको इसी को याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 562 मिलती है, लेकिन NCERT कहती है कि 565। आपको CUET में इसी जवाब को सही माना। तो यहां से क्या प्रश्न बन रहा है? यहां से ये बन रहा है कि देशी रियासतों की संख्या बताओ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसका मतलब क्या है? आजादी के बाद में जो भारत था, उस भारत में हमारी सरकार ने 3 विकल्प रखे, क्योंकि हम सोच रहे थे, हम क्या सोच रहे थे कि देश का विभाजन हो गया है, हमने एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ी पीड़ा पहले ही झेल ली है, तो क्यों न हम ऐसा करें कि दोबारा हमारे सामने कोई इस प्रकार की समस्या न आए। तो हमारी सरकार ने क्या कर दिया, बड़े नियोजित ढंग से 3 प्रकार के अल्टरनेट, 3 प्रकार के विकल्प लोगों के सामने रख दिए। जो रियासतें थी, उन रियासतों को क्या बोला गया कि अगर आप चाहो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आजाद रह सकते हो। दूसरा ऑप्शन था, अगर आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान में मिल सकते हो। तो यहां से भी बढ़िया सवाल बनता है कि भारत सरकार का नजरिया क्या था, भारत सरकार का अप्रोच क्या था, या आप कह सकते हो कि उन्होंने 3 विकल्प रखे किसके सामने? रियासतों के सामने, कि आप आजाद रह सकते हो, आप भारत में मिल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान में मिल सकते हो। अब मैं चर्चा कर देता हूं, अब आपको मैं सिलेबस से हटाऊंगा नहीं, दूर नहीं भगाऊंगा। अगर आप राजनीति विज्ञान में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे BHU है, JNU है, DU है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या फिर जितने भी आपके अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय है, तो आपको वहां पर जाने के लिए एक प्रोसेस है CUET। इस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे मैं भी 2017 पास आउट रहा हूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, लेकिन मैं आपको ज्यादा पाठ्यक्रम से दूर नहीं ले जाते हुए आपको टॉपिक पे लेके जाता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, एक अच्छे विश्वविद्यालय में क्या करना, अध्ययन करना। जब रियासतों के सामने भारत सरकार ने ऑप्शन रखे, तो आप देखो यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि भाई मैं आजाद रहूं? इसका मतलब है कि रियासतें कुछ ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, हम आपको स्वायत्त रखना चाहते हैं, अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं। तो सवाल यहां से बनेगा कि भारत में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने ऐसा कहा कि मैं अपने आप को आजाद रखना चाहता हूं या आजाद रखनी चाहती हूं? उसके राजा ने कह दिया। तो सवाल ऐसा बनेगा कि स्वायत्तता की घोषणा करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जवाब क्या आपको देना है, त्रावणकोर। कौन सी थी? केरल का जो क्षेत्र था वहां पर एक रियासत थी, उसका नाम है त्रावणकोर। 1 नंबर का बढ़िया सवाल यहां से बन गया। उसके बाद में उसको देखा और उसको समझा, तो तुरंत कुछ दिनों के बाद ही हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल यहां से भी आ रहा है। मीर उस्मान अली, उसने भी कह दिया कि मैं भी किसी भी सूरत में किस में नहीं मिलना चाहता, भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहता। उसके बाद में बात हो रही है भोपाल की। भोपाल का जो राजा है, भोपाल का जो राजा है वो क्या कह रहा था? उसने कह दिया कि हम संविधान सभा में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर है, कौन सा दिसंबर है? 9 दिसंबर 1946। इसका मतलब क्या है, हमारी संविधान सभा क्या कर रही थी?
संविधान का निर्माण कर रही थी और भोपाल के राजा ने कह दिया कि हम संविधान सभा के सदस्य नहीं बनना चाहते। जो चुने हुए सदस्य या कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य आ रहे थे रियासतों से, तो भोपाल की रियासत ने क्या कर दिया, अपना सदस्य भेजने से इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या है, सवाल ऐसा बन सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी सबसे पहले उसने कह दिया कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते हैं, स्वायत्त रहना चाहते हैं। तो आपको जवाब देना है त्रावणकोर। क्या जवाब देना है? अब देखो वो रियासतें थी, उनका शासन कैसा था? उनका शासन लोकतांत्रिक नहीं था, अलोकतांत्रिक शासन था। इसके अलावा हम क्या बिल्डअप कर रहे थे? हम बिल्डअप कर रहे थे, हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ रहे थे। देश की एकता और अखंडता को हमारे को क्या रखना है? बरकरार रखना है, देश को एक रखना है। चाहे आप कल्चर रूप से कह सकते हो, भाषा है, संस्कृति है, या खान वेशभूषा है, अन्य आधार पर पूरे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे थे। बड़ा जो कारण था, हिंदू और मुस्लिम जो धर्म था, उसमें विभिन्न प्रकार का टकराव था, फिर भी हम देश को एक रखना चाहते थे। और हमारी संविधान जो सभा थी वो भी क्या प्रयास कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय होगा उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? भारतीय संविधान करेगा। लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि उस समय आप देखो, उड़ीसा में छोटी छोटी रियासतें नहीं, लगभग 16 रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 15 थी, सौराष्ट्र में 14, और सौराष्ट्र में जो छोटी रियासतें थी उनकी संख्या 119 थी। तो बताओ, इस प्रकार जो इतनी सारी रियासतें हैं, 565 रियासतें हैं, तो कैसे हम उनको भारत में मिलाए? तो यहाँ पर तीसरी चुनौती पैदा हो जाएगी। पहली हमने कौन सी बड़ी? विभाजन की चुनौती। दूसरी कौन सी? रियासतों के एकीकरण की चुनौती। और रियासतों का जैसे ही एकीकरण होगा, एकीकरण के बाद में तीसरी चुनौती हम कौन सी पढ़ेंगे? राज्यों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। अब हम दूसरी चुनौती के बारे में पढ़ते हैं जो इस अध्याय में बताई गई है। रियासतों का भारतीय संघ में क्या करना? विलय करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, जिनको आप आयरन मैन कहते हो, लौह पुरुष कहते हो, उनकी क्या भूमिका थी उन रियासतों को क्या करने में? एकीकृत करने में, उनको भारतीय संघ में मिलाने की। इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपके CUET में सीधा सवाल आएगा कि बताओ, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय गृह मंत्री थे और उन्होंने क्या किया? प्रथम गृह मंत्री थे, रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। आप कह सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां से बहुत बढ़िया सवाल बन रहा है एक विलय पत्र का, कि भारतीय सरकार ने कौन सा विलय पत्र तैयार किया था जिसपे जो रियासत साइन कर देती, हस्ताक्षर कर देती, उस रियासत का क्या हो जाता? भारतीय संघ में विलय हो जाता। तो आपको जवाब देना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, प्रीग्रहण का साधन। इसका मतलब क्या है कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं और हमने इस बात को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। अब देखो, उसके तहत एक सुविधा दी गई, राजा महाराजाओं को लालच दिया गया। उस नीति को अगर मैं बात करूं, उस नीति को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक नीति। कौन सी? CARROT, कैरेट एंड गाजर होता है, एंड स्टिक होता है ना, डंडा। एक अच्छा सा रुख अपनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लालच दिया। इस प्रकार से खरगोश को गाजर दिखाते तो भागे आता ना, ऐसे उन्होंने प्रलोभन दिया किसको? राजा महाराजाओं को। और उनको बताया कि आप कुछ भी हो जाए, है ना, आप भारतीय संघ में मिल जाओ, हम आपको वेतन देंगे, भत्ते देंगे, या हम आपको विलासिता की जिंदगी देंगे, लग्जरीज लाइफ देंगे। तो कुछ रियासतों के राजा ऐसे थे जो उनकी बातों में आ गए और उन्होंने क्या कर दिया? भारतीय संघ में मिलने से एकदम से राजी हो गए। कुछ रियासतों के राजा ऐसे थे जो क्या कर रहे थे? इस नीति में ये जो प्रलोभन था इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस प्रलोभन को कहते हैं प्रीवी पर। सवाल ऐसा आता है कि प्रीवी पर से आप क्या समझते हो? तो राजाओं को लग्जरीज लाइफ तो दी जा रही थी, जो वेतन भत्ते उनको दिए जा रहे थे, उनको जो सुख सुविधा दी जा रही थी, उस सुख सुविधा का नाम क्या है? प्रीवी पर्स है। यहां से एक ये बन गया, एक आपका विलय पत्र का नाम बन गया, एक आपका सवाल यहां से बन गया, एक आपका यहां से बन गया कि रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब देखो, कुछ रियासतें ऐसी थी तो मानना ही नहीं चाह रही थी। हैदराबाद, कौन सी थी? हैदराबाद का शासक था जिसको कहते हैं निजाम, मीर उस्मान अली, मुस्लिम शासक था। उसने तो कह दिया था कि मैं तो स्वायत्त रहना चाहता हूं, मैं तो आजाद रहना चाहता हूं, मैं भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता। भारत सरकार लगातार बात कर रही थी, सरदार वल्लभ भाई लगातार प्रयास कर रहे थे। एक और रियासत थी, मणिपुर। मणिपुर 1972 में राज्य बना था और मणिपुर रियासत का राजा बोध चंद्र सिंह भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। क्या करने के लिए?
भारतीय संघ में मिलने के लिए आप आगे देखो, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है और जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया है, आपका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ये रियासत भी भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहती थी। आपके सिलेबस में इस फर्स्ट चैप्टर में इन दो रियासतों के बारे में चर्चा है, हैदराबाद और मणिपुर। इसलिए फर्स्ट चैप्टर से अगर सीयूईटी में कोई सवाल आएगा तो यही दोनों रियासतों से आएगा। जूनागढ़ की कोई विशेष चर्चा नहीं है और जम्मू कश्मीर के बारे में हमें 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो सवाल ऐसा आ सकता है कि सबसे ज्यादा कठिनाई कौन सी रियासतों के एकीकरण में आई? हैदराबाद में, मणिपुर में, जूनागढ़ में, जम्मू कश्मीर में। इनका विलय करने में हमारे को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हमारे को एकदम मेहनत करनी पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक प्रयास करना पड़ा, बहुत ज्यादा अपने को क्या लगाने पड़े, एफर्ट्स लगाने पड़े। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? यहाँ से 2 से 3 बढ़िया बढ़िया सवाल बन रहे हैं। सबसे पहला तो यही बन रहा है कि हैदराबाद जो रियासत थी दक्षिण भारत में, उसका जो शासक था मीर उस्मान अली, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में शासक का नाम नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निजाम। सीधा ऑप्शन में आएगा कि निजाम कौन से शासक को कहते थे? हैदराबाद के शासक को। अब देखो, उसने एक समझौता कर लिया था कि हम पुरानी स्थिति में रहना चाहते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं। पहले भी रियासत थे, अब भी आजादी के बाद भी रियासत थे। कौन सा था? नवंबर 1947 भारत सरकार के साथ में उसने एक समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया? कि मैं यथास्थिति रहना चाहता हूं। सवाल ऐसा बन सकता है कि भारत की कौन सी रियासत थी जो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना चाहती थी? हैदराबाद। शासक कौन था? मीर उस्मान अली, जिसको कहते हैं निजाम। अब देखो, लेकिन वहां पर भी ऐसा हो गया कि वो जो शासक था मुस्लिम वर्ग था, गैर मुस्लिम आबादी के साथ में अत्याचार कर रहा था, धनवान धनाढ्य, बहुत अमीर राजा था, लग्जरीज लाइफ जी रहा था। और वहां पर कुछ पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस लगातार ये चाह रही थी कि हैदराबाद का विलय किस में होना चाहिए? भारतीय संघ में होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय भूखंड के थोड़ा सा बीच में पड़ रहा है। तो फिर कैसे बताओ कि एक अलग देश बन सकता है या उसका काम कैसे चल सकता है? अब देखो, जब वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के किसानों ने जब आंदोलन किया, जो सोशल मूवमेंट हुआ, जो जन आंदोलन हुआ, और उस जन आंदोलन का उद्देश्य था हैदराबाद को क्या मिलना चाहिए? भारतीय संघ में उसको विलय का मौका मिलना चाहिए। इस बात को जब निजाम ने देखा कि जनता बगावत कर रही है, जनता क्रांति कर रही है, तो उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को दबाने के लिए, उनके अंदर क्या एक डर पैदा करने के लिए, जिस प्रकार हमने देखा 1857 की क्रांति में, जब अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय संघ के जो लोग हैं, भारतीय समुदाय क्या चाहता है, आजादी चाहता है, तो उन्होंने किस तरह से भारतीय लोगों को कंट्रोल किया, अत्याचार किए, लोगों को तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया गया। इस प्रकार की कहानी आप पढ़ते होंगे। इसी तरीके से हैदराबाद का निजाम भी समझ गया कि कुछ भी हो जाए, मेरे को क्या नहीं करना है, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना है। उसने एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नाम है रजाकार। बहुत बढ़िया सवाल बनता है। और इसका जो नेचर, उसकी जो प्रकृति थी, वो कैसी थी? उसकी थी सांप्रदायिक, यानी एक संप्रदाय के आधार पर संगठन बना। उसको कहते हैं अर्धसैनिक बल, यानी पैरामिलिट्री उसने बनाई। उसका नाम पूछा जा सकता है रजाकार। और ये कैसा संगठन था? सांप्रदायिक था। गैर मुस्लिम आबादी पर इस संगठन के लोगों ने क्या किया? अत्याचार किया। महिलाओं को क्या कर लिया? जबरन अगवा कर लिया गया, बच्चों को मारा, या जो लोग मुसलमान समुदाय के नहीं थे उनके साथ में इसने क्या किया? अत्याचार और शोषण किया गया। अब इस प्रकार की परिस्थिति जब भारतीय सरकार ने देखी, तो भारतीय सरकार एक्शन में आती है। सितंबर 1948 एक ऑपरेशन सरकार चलाती है, उसका नाम है ऑपरेशन फॉलो। और एक सैन्य कार्रवाई होती है। सैन्य कार्रवाई के तहत क्या होता है कि इसी निजाम को एक लंबे टाइम के बाद में समर्पण करना पड़ता है। और इस तरह से हैदराबाद रियासत का क्या हो जाता है? भारतीय संघ में विलय हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं कि वहाँ का शासक कौन था? मीर उस्मान अली। और उस शासक को क्या कहते थे? निजाम कहते थे। और उसने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम क्या है? रजाकार। एक और सवाल बनता है कि हैदराबाद रियासत का जो एकीकरण हुआ, उसमें कौन सी कार्रवाई भारतीय सरकार ने करी? तो आप कह सकते हो उस कार्रवाई का नाम है सैन्य कार्रवाई। तो अपने को ज्यादा जो हमारा टॉपिक है उससे बाहर नहीं जाना है। टॉपिक से जितना आप ज्यादा जुड़े रहोगे उतना ही आपको ज्यादा अंक अर्जित होंगे आपके CUET एग्जाम में। तो आप ज्यादा दूर जाने का प्रयास मत करो।
वो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार से आप कड़ी मेहनत करते हो, लगातार अभ्यास करते हो, तो ऐसा है कि आपको सफलता मिलती मिलती है। आपका ड्रीम होगा, आपका सपना होगा कि मैं अच्छे विश्वविद्यालय में जाऊं। 12वीं के बाद में ग्रामीण बच्चों को है ना, टेक्नोलॉजी के होते हुए भी उनको सूचनाओं का अभाव रहता है, या उनको पता नहीं रहता है कि 12वीं के बाद भी आप अच्छी कॉलेज में जैसे बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान से कर सकते हो, या आपका अन्य कोई विषय है जैसे इकोनॉमिक है या कोई विदेशी लैंग्वेज है, उनमें जाने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, CUET एग्जाम देना पड़ता है। तो लगातार आप हमारे TRI चैनल से जुड़े रहे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक आपको ऐसा गुरुजन मिलेगा जो लगातार आपके सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो अपने को लेकर क्या है, आपके लिए समर्पित है। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर अन्य बातों की, हम टॉपिक पे ही रहेंगे। आओ बात करते हैं मणिपुर की। मैंने पहले ही कहा था इस अध्याय में दो रियासतों की बातें की गई है, हैदराबाद और मणिपुर की। सीधा सवाल आता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जिसके राजा का नाम बोध चंद्र सिंह था, तो नाम आ जाएगा मणिपुर। हालांकि हैदराबाद के राजा का नाम नहीं दे रखा है आपके पाठ्यक्रम में या आपके चैप्टर में नाम नहीं है, मणिपुर का नाम दे रखा है। तो यहां से आपका सवाल आ सकता है। मैप में आप देख रहे हो मणिपुर की जो पोजीशन है, ये देखो मणिपुर, ऊपर नागालैंड है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। अब देखो मणिपुर की क्या परिस्थिति थी, उसकी क्या पोजीशन थी। संधि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, उसने भारतीय सरकार के साथ में एक संधि करी, एक समझौता किया, जिसके तहत मणिपुर रियासत को क्या मिली थी, आंतरिक स्वायत्तता मिली थी। उसके बाद में बात करते हैं जून 1948 में। अब मणिपुर रियासत को जब स्वायत्तता मिल गई, लेकिन वहां की जनता चाह रही थी कि हम भारत में मिले, भारतीय संघ में मिले। जब जनता लगातार प्रयास कर रही थी, राजा को थोड़ी सी भनक लगी बोध चंद्र सिंह को कि इस प्रकार से तो जनता मानेगी नहीं, ये काम करते हैं वहां पर जनमत संग्रह करवा लेते हैं। और उसने क्या करवा लिया, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने के लिए चुनाव कराए। उन चुनावों को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। कब हुआ, जून 1948। तो यहां से आपका क्या सवाल बन रहा है, यहां से आपका सवाल बन रहा है या आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसी कौन सी रियासत थी भारत में पहली बार वहां पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया गया। हैदराबाद, मणिपुर या फिर अन्य कोई रियासत आ जाएगी। आपको जवाब याद रखना है मणिपुर। राजा कौन है, बोध चंद्र सिंह है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना सबसे पहले कौन सी रियासत में हुई थी, आपको जवाब देना है कौन सी थी, मणिपुर थी। कौन सी थी, मणिपुर थी। उसके बाद में देखो ये मणिपुर राज्य कब बना, हम इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे। 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिला था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र सरकार के द्वारा राजा के साथ में एक समझौता किया गया और उस समझौते के तहत मणिपुर का भी क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। इसका श्रेय जाता है लौह पुरुष से और भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिनको श्रेय जाता है भारतीय रजवाड़ों का, देशी रियासतों का एकीकरण का। उस विलय पत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, प्रीग्रहण का साधन। आपको एकदम से याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के सवाल सीधे आपके CUET एग्जाम में आते हैं। दो चुनौतियों की हमने चर्चा कर ली। पहली चुनौती कौन सी थी, विभाजन से उत्पन्न हुई चुनौती। हमने शरणार्थियों की समस्या देखी, बच्चे देखे, महिलाएं देखी, या फिर हमने अन्य बातों को जाना। दूसरी हमने पढ़ी थी रियासतों का एकीकरण। आपके पाठ्यक्रम में दो रियासतें दे रखी है, मणिपुर और हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हमने जाना, उसमें कौन सा तरीका अपनाया गया था, उसमें तरीका कौन सा था, उसमें था सैन्य कार्रवाई। और मणिपुर को भी क्या कर दिया गया, भारतीय सरकार ने एक समझौते के तहत उसको भी क्या कर लिया, भारतीय संघ में मिला लिया। अब चर्चा करेंगे हम राज्यों का पुनर्गठन। किसकी बात कर रहे हैं, राज्यों के पुनर्गठन की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखो ब्रिटिश भारत क्या है, ब्रिटिश भारत। अब बात करते हो जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए शासन आराम से चले, उसने क्या कर दिया, जो यहाँ के प्रांत थे उन प्रांतों को कैसे बांटा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। कौन सी सुविधा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांट रखा था। लेकिन देखो 1920 में एक अधिवेशन होता है, कौन सी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया
क्या प्रस्ताव पारित हुआ था कि आजादी के बाद में हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, भाषा के आधार पर हम किसका निर्माण करेंगे, राज्यों का निर्माण करेंगे। अब देखो क्या होता है, देश को आजादी मिल जाती है। आजादी के साथ ही आपको पता है 1952 में क्या होते हैं, पहले आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, 1952 में जब आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड उठने लगती है और इस डिमांड को पहली बार कहां पर देखा गया, मद्रास प्रांत। कौन सा प्रांत है, मद्रास प्रांत में कौन से लोग हैं, तेलुगु भाषी लोग। कौन से लोग हैं, तेलुगु भाषी लोगों ने कौन से राज्य की मांग करी, आंध्र राज्य की। कौन से राज्य की मांग करी, और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया। और कहते हैं उस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था, पोट्टी श्री रामुलु। बात बनी नहीं तो उन्होंने एक अनशन किया। अनशन यानी नए असन, नए असन का मतलब है भोजन न करना। आमरण अनशन यानी मरना मंजूर है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, हमारे को एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए। कौन से लोग थे, तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले। वो समय आपको पूछा जा सकता है कितने दिनों की हड़ताल हुई थी, 56 दिनों की भूख हड़ताल। और कहते हैं उस भूख हड़ताल से पोट्टी श्री रामुलु कांग्रेस के बड़े नेता की क्या होगी, मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। अब देखो जैसे ही उनका निधन हुआ तो सरकार को एक तरह से झटका लगा और सरकार ने समझा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतने बड़े नेता है जो आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दौरान उनकी क्या हो गई, सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश की क्या करनी पड़ी, घोषणा करनी पड़ी। तो हम कहते हैं कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना था, आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन, और राज्यों के पुनर्गठन में सवाल ऐसा आता है कि ब्रिटिश शासन ने यहाँ के जो प्रांत थे, भारतीय प्रांत, उनको कैसे बांट रखा था प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में राज्यों का निर्माण किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। 1920 का अधिवेशन था। जगह अलग से पूछ सकता है, नागपुर में बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बन रहे हैं। किसका अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके आधार पर, किसके आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना। तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा जो आंध्र राज्य की मांग हुई, जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व कौन से नेता कर रहे थे, पोट्टी श्री रामुलु। कैसा अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। कितने दिनों की हड़ताल हुई थी, 56 दिनों की। कितने दिनों की। और अंत में सरकार ने दिसंबर के महीने में क्या कर दी, अलग राज्य की घोषणा कर दी। अब देखो जब अलग राज्य की घोषणा हो जाएगी तो भारत में अन्य जो राज्य होंगे जो भाषा के आधार पर किसकी डिमांड करेंगे, अलग राज्य की डिमांड करेंगे। अब सरकार के सामने फिर से एक नई चुनौती आ गई कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि पूरे देश में मांगे उठने लगी, लोग आंदोलन करने लगे कि हमारे को भी भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए अलग राज्य बनाने का। तो सरकार के सामने जब ये चुनौती आई तो सरकार ने इन बातों की जांच करने के लिए कि क्या रियल में, क्या वास्तविकता के तौर पे हमारे को भाषा का आधार या भाषा को आधार रखना चाहिए राज्यों के निर्माण में, उसने एक आयोग बनाया। क्या बनाया, उसको कहते हैं SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। SRC राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। कब है, 1953 या 1953 आप कहते हो। 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग की कुछ सिफारिशें थी तो ये बताएगा। इसका अध्यक्ष बनाया गया फजल अली। इसलिए आपको पूछ सकते हैं कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से है या राज्य पुनर्गठन से है। आपको साल पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। अब देखो ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा, 1955 में। तो यहां से भी बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे। फजल अली के अलावा 2 और थे, और कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 1 कितने, 3। हरदनाथ कुंजरू और पनिकर 2 अन्य सदस्य थे। आपके सिलेबस में इनका जिक्र नहीं किया गया है। 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर ये अधिनियम बना। कौन सा अधिनियम है,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। और इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो सीधा सवाल आता है कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश थे, है ना, 1956 में। या ऐसा सवाल आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको याद रखना है 1, 4, 6 यानी 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। आंध्र राज्य की जब स्थापना हो गई भाषा के आधार पर, आंध्र राज्य बन गया। पोटी श्री रामुलु का आमरण अनशन 56 दिनों की हड़ताल के बाद में हमारी सरकार का थोड़ा सा झुकना और आंध्र राज्य को एक नए राज्य की या नए राज्य के निर्माण की घोषणा कर देना। उसके बाद में सरकार का राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करना और उसमें 3 सदस्यों का होना, अध्यक्ष फजल अली का होना, 1953 में गठन होना, 55 में रिपोर्ट का देना और ये अधिनियम लागू होता है आपका 56 में। तो यहाँ से अलग अलग सवाल आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको याद रखना है 1953 में। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955 में। और इसने अपने रिपोर्ट के बाद में जब सरकार ने ये नियम बनाया, जो अधिनियम बनाया, ये अधिनियम लागू कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1956 में। चौथा सवाल ये बनता है कि इस अधिनियम के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब तक 14 हो गए। अब हम आगे चर्चा करेंगे। यहां से भी, इस सारणी से भी अच्छे अच्छे आपके सवाल आते हैं। क्या आता है, आपको पूछ लिया कि 15वां राज्य जो गुजरात था वो कब बना, तो आपको उसका साल याद रखना है। इस सारणी को आपको बढ़िया से पढ़ना है, इसकी स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आने की संभावना हमेशा ही रहती है। 1960 में गुजरात राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? मूल राज्य कौन सा था? मुंबई, यानी बंबई प्रांत जो था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बने। जहां पे गुजराती थी वो गुजरात, जहां पे मराठी थी वो हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। साल पूछा जा सकता है 1960। बहुत अच्छा सवाल यहां से बन रहा है। जो जहां पे ट्राइब निवास करती है यानी जनजाति राज्य कौन सा था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी? आपको याद रखना है 1963 में जो राज्य बना था उस राज्य का नाम क्या है? नागालैंड। 16 नंबर का राज्य कौन सा है? नागालैंड है। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, जो किससे अलग हुए थे? जिसको हुए थे बृहत्तर पंजाब से हुए थे। बृहत्तर पंजाब से अलग होने वाले राज्य हरियाणा और हिमाचल थे। हालांकि हिमाचल को 1971 में राज्य का दर्जा मिला था। 18वां राज्य था, हरियाणा 17वां था। इनका साल अगर आपको पूछे तो याद रखना है 1966। कौन सा याद रखना है? 60 में कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र और गुजरात। मूल राज्य कौन सा था? मुंबई था। 1963 में एक ही राज्य था, नागालैंड। कितने नंबर का था? 16 नंबर का। 17 और 18 नंबर के जो राज्य थे हरियाणा और हिमाचल, कौन से मूल राज्य से अलग हुए थे? पंजाब से। साल पूछा जा सकता है 1966 से। असम से अलग होने वाले राज्य कौन कौन से थे? मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। आपको पता होगा मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। मणिपुर 1972 में राज्य बना था। 19 नंबर का मणिपुर, 20 नंबर का मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है। त्रिपुरा 21 नंबर का राज्य है। आपको पूछा जाएगा 1972 में कौन कौन से राज्य बने थे जो असम से अलग हुए थे? सीधा सवाल आएगा 1972। आपको याद रखना है। अब तक कितने देख लिए हमने देख लिए 3 सवाल, 1960, 1963, 1966 और चौथा हो जाएगा 1972। 1972 में असम से अलग होने वाले राज्य हो जाएंगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। उसके बाद में 2 राज्य ऐसे थे एक साथ बने, 23 नंबर के 24 नंबर के राज्य हैं अरुणाचल। कौन चले? अरुणाचल। कहां चले? प्रदेश चले। और प्रदेश कौन सा है? मिजो प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मिजो प्रदेश है। इसको आप इस ट्रिक से याद रखो। मिजोरम 23 नंबर का है और अरुणा कितने नंबर की है? 24 नंबर की है। और ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो स्थापना हुई थी या इनका जो निर्माण हुआ था उसका साल कौन सा है? 1987, 1987। उसके बाद हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश में एक एक राज्य अलग होकर राज्य बने थे। आपको याद रखना है 2000। यहां से बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है कि सन 2000 में ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिनकी स्थापना हुई थी। आप उसको ऐसे याद रखो
है ना, जैसे ABCD कहते हैं ना, सबसे पहले C आता है, उसके बाद में J आता है, उसके बाद में U आता है, CJU। छत्तीसगढ़ 26 नंबर का राज्य है, झारखंड 27 नंबर का राज्य है, उत्तराखंड आपका 28 नंबर का राज्य है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है, डायरेक्ट सवाल आता है कि आप ये बताओ कि 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे। एक आपको दे दिया तेलंगाना, 3 ये दे दिए, तो तेलंगाना आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कितने नंबर का राज्य था, 29 नंबर का। इस सारणी का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो यह है कि 2 जून 2014 को कौन सा राज्य भाषा के आधार पर अलग हुआ था, आंध्र से, आंध्र प्रदेश से। आपको याद रखना है कौन सा, तेलंगाना। हम चर्चा कर रहे थे 26, 27, 28 2000 में बने। सन 2000 में मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। कौन सा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ऐसे बिहार, पटना, झारखंड, रांची। झारखंड अलग हुआ था किससे रे, बिहार से अलग हुआ था। कब, 2000 में। कितने नंबर का राज्य है, 27 नंबर का राज्य है। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, उत्तराखंड। कितने नंबर का है, 28 नंबर का। तो देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, इस सारणी के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं कि 2000 में बनने वाले 3 राज्यों का नाम बताओ। और उसके बाद में 22 नंबर का जो राज्य है इसको आप याद रखो, 1975 में, 1975 में नाम क्या है, सिक्किम। और गोवा कब बना था, गोवा बना था 1987 में। और 1987 में जब गोवा बना तो हम बात करते हैं ये 25 नंबर का राज्य था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28। कितनी है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। इस सारणी को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर से आप इसका रिवीजन करो, इसको समझो कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा, हिमाचल 1966, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, मिजोरम, अरुणाचल 1987, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2014, 1947 में कौन सा, गोवा, 1975 में सिक्किम। कुछ और तथ्य आपको याद रखने इस पाठ से। महात्मा गांधी जो भी सीमांत गांधी की तरह जिस प्रकार से खान अब्दुल गफार खान चाह रहे थे कि भारत का विभाजन 2 देशों के रूप में नहीं होना चाहिए, उसी तरह से महात्मा गांधी ने भी अंत समय तक इस बात का विरोध किया था कि भाई विभाजन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कौन से सिद्धांत पे काम किया, सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है। सिद्धांत था उनका सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। हाँ, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाठ में। हाँ, 30 जनवरी 1948 को किस व्यक्ति ने, हिंदू अतिवादी था जिसका नाम है नाथूराम गोडसे, और उसने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस तारीख को आपको याद रखना है। उसके बाद में एक अमृता प्रीतम में एक पंजाबी भाषा की एक कवियत्री है, उस एक कवियत्री की कुछ रचनाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है पंजाबी भाषा की एक साहित्यिक पत्रिका है, उसका नाम है नागमणि। तो नागमणि का जो संबंध है वो कौन सी कवियत्री से है या कौन सी पंजाबी भाषा की ऐसी महिला है जिसका संबंध है इस पत्रिका से है, तो आपको याद रखना है अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की कवियत्री है। कौन कौन से पुरस्कार उसको मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ का है और पद्मश्री है। उसके बाद में फैज अहमद फैज की एक कविता है सुबह ए आज़ादी, प्रसिद्ध कविता है, आपको पता है उनका संबंध सियालकोट से है। नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा और जिंदानामा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन बढ़िया बन रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी, नाथूराम गोडसे से कब करी थी, 30 जनवरी 1948। अमृता प्रीतम की कौन सी फेमस रचना है, साहित्य के पत्रिका है पंजाबी भाषा की नागमणि। सुबह ए आजादी कविता किसकी है, फैज अहमद फैज। अगर आप CUET 2024 में अगर आप सफल होना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लगातार TRI इस चैनल से आप जुड़े रहे, हमारे साथ आप पढ़ते रहे। नए राज्यों की जो मांग हो रही है, तो यहाँ से कौन कौन से राज्यों की मांग हो रही है, महाराष्ट्र से एक क्षेत्र है उसका नाम है विदर्भ। क्या नाम है, हाँ, महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होना चाहता है। ऐसे ही पश्चिम जो यूपी है वहां से हरित प्रदेश अलग होना चाहता है। उत्तरी भाग है किसका, पश्चिम बंगाल का, वो अलग होना चाहता है।
हरित प्रदेश है जो पश्चिमी यूपी है उसे अलग होना चाहते हैं, यहाँ से भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये सवाल है। उसके बाद बात करते हैं ऐसे संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और कौन सा हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसका तात्पर्य है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राज्य था जिसको अनुच्छेद 370 के तहत जो स्वायत्ता का दर्जा दिया गया था, उसी स्वायत्ता के दर्जे को हमने क्या कर दिया, इस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को क्या बना दिया, हमने संघ शासित प्रदेश बना दिया। और उसी तरह दादरा नगर हवेली और दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। इस प्रकार से ये प्रावधान 20 जनवरी 2020 को लागू होता है। इस लागू होने के बाद में कुल राज्यों की संख्या हो जाएगी 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे आपके कितने, 8। इस प्रकार से हमने आज के पाठ्यक्रम में देखा कि आसान आसान सवाल आते हैं राजनीति विज्ञान से। बहुत अच्छा चैप्टर हमारा रहा। आपने देखा कि ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशन बिल्डिंग चैलेंजेज, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यहाँ से 3 प्रकार की चुनौतियां हमने पढ़ी। विभाजन से उत्पन्न जो चुनौती थी, रियासतों का एकीकरण था या फिर राज्यों का जो पुनर्गठन था। यहाँ से लगभग 15 से 20 सवाल आपके शानदार बनते हैं और हम इनका एक MCQ बेस्ड टेस्ट बना के जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और कल आप तैयार रहे। अगला जो आपका अध्याय है वन पार्टी डोमिनेंस, इसका मतलब क्या है, एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा भारतीय राजनीति में। कांग्रेस की जो प्रणाली है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, 1952 की जो आम चुनाव है उसमें कांग्रेस को विजय मिलना, लगातार अपने अगली 2 आम चुनावों में अपने आप को मजबूत रखना, उस पार्टी के बारे में, उस प्रणाली के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तैयार रहे। लगातार आप हमारी इस कक्षा में TRI चैनल में पन्नाराम बावरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से BA ऑनर्स 2017 पास आउट। धन्यवाद।